वही भुट्टो आकर के स्वयं कुत्तों की तरह गिड़गिड़ाया शिमला में और इंदिरा जी से कहा कि किसी तरह से इन 93 हमारे सैनिकों को रिहा कर दीजिए। इंदिरा जी ने कहा कि नहीं, आप कश्मीर का तय कीजिए। तो बोले अगर अभी मैं कुछ करूंगा तो मुझे मार डालेंगे। मैं 4 महीने के बाद पाकिस्तान भारत के दौरे पे आया था। वो सीरीज बुरी तरह से ड्रा हुई थी और क्रिकेट सीरीज का आरंभ हुआ। और वो क्रिकेट सीरीज दरअसल क्या थी? दैट वाज ए क्रिकेट डिप्लोमेसी। और वो आतंकवाद का जन्म होता है उसी 78 में, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को सूचित किया कि भारत के जैगुआर अपने बेस पर नहीं है और वो आपके क्वेटा स्थित जो परमाणु संयंत्र है उस पर विस्फोट कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। और पूरा पाकिस्तान हिल गया। जिन हजारों पाकिस्तानियों को वीजा दिया गया उनमें अधिकांश तो नहीं कह सकते, लेकिन सैकड़ों की तादाद में आईएसआई के एजेंट थे और वो वीजा लेके आए, लेकिन वो कभी वापस नहीं गए। लेकिन जिस दुर्दांत तरीके से, जिस पैशाचिक तरीके से हिंदुओं की, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, नान सिखों की हत्याएं की जाने लगी, उससे पूरा देश हिल गया। लेकिन हिली नहीं सरकार। और उसने कहा इंदिरा गांधी को 22 गोली धसा दी गई है और खून काट दिया। बीबीसी पे ये खबर आती है कि ऐसे ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की हत्या कर दी गई। ये कंफर्म हो गया, लेकिन बीबीसी से कंफर्म हुआ, भारतीय रेडियो से नहीं। भारतीय रेडियो में तो केवल धुन बज रही थी। समझ में आ गया था कि समथिंग हैपेंड रॉन्ग। रॉन्ग क्या है? 22 गोली धस गई है तो बचने का सवाल ही नहीं था। 48 में अगर एक दिन रुक गए होते जवाहरलाल जी तो ये पीओके का पाप नहीं रहा होता। जहां तक इमरान खान का सवाल है, इमरान खान से बड़ा रसिया तो हमने अपने जीवन में किसी कप्तान को देखा ही नहीं। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें या आप हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पद्मपति शर्मा जी। पद्मपति शर्मा जी का 5 दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है। कई, मैं कहूंगा दर्जनों यात्राएं आपकी पाकिस्तान की रही हैं। जियाउल हक का पाकिस्तान भी देखा है, जियाउल हक के बाद का पाकिस्तान भी देखा है। जियाउल हक की जो क्रिकेट डिप्लोमेसी थी उसके आई विटनेस रहे हैं। और तो सबसे पहले तो पद्मपति शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारे किस्से कहानियां हमारे दर्शकों को सुनने को मिलेंगी आपसे। तहव्वुर राना आ रहा है 26/11 का जो परपेट्रेटर था मेन। ये जो पाकिस्तान था जियाउल हक के दौर का, जो आप मुझे याद है काफी पहले बनारस में आपने मुझे बताया था कि उसको क्या बैंड मास्टर बोलते थे वहां पे, जब वो मेडल और वो वर्दी पहन के निकलता था कि ये बैंड मास्टर है। सही कहा। तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो सिलसिला आतंकवाद का भारत में शुरू हुआ, इसका जो जन्मदाता मैं कहूंगा जियाउल हक, थोड़ा उसके बारे में बताइए और उस दौर के पाकिस्तान के बारे में बताइए थोड़ा। दर्शकों को नमस्कार। वैभव, आपने मुझे याद किया, बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और बड़ा सामयिक विषय आपने चुना है। और अभी जो आपने चर्चा की कि वो 10 मेडल लगा करके आंखों में सुरमा भी लगाते थे, वो भूल गए शायद। और उनको वहां का मीडिया बैंड मास्टर कहता था। लेकिन बहुत शातिर दिमाग था, बहुत शातिर दिमाग था। और आपको बताऊं कि 1971 पूर्वी पाकिस्तान कट जाने के बाद, बांग्लादेश के अभ्युदय के पश्चात स्थिति बहुत काफी जो है तनावपूर्ण थी। आपको याद होगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसी बांग्लादेश संघर्ष के दौरान, यानी पूर्वी पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान यूएनओ में भारतीयों को कुत्ता कहा था कि भारतीय कुत्तों से हम 150 साल तक लड़ते रहेंगे। और वही भुट्टो 71 में जब 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, पूर्वी पाकिस्तान नक्शे से मिट गया, वही भुट्टो आकर के स्वयं कुत्तों की तरह गिड़गिड़ाया शिमला में और इंदिरा जी से कहा कि किसी तरह से इन 93 हमारे सैनिकों को रिहा कर दीजिए। इंदिरा जी ने कहा कि नहीं, आप कश्मीर का तय कीजिए। तो बोले अगर अभी मैं कुछ करूंगा तो मुझे मार डालेंगे। मैं 4 महीने के बाद इस मामले को सुलझा दूंगा। और अटल जी चले दिल्ली से
और ये बताने के लिए इंदिरा जी से कि कोई पैक्ट मत कीजिएगा, लेकिन इट वाज टू लेट। वो शिमला समझौता हो चुका था। भुट्टो के साथ एक किशोरी बेनजीर भुट्टो भी आई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने सत्ता संभाली। संभालने के बाद आप ये सोचिए कि टॉपल किया गया, और भुट्टो को जो एक वहाँ की परंपरा रही है, एक जिसको कहते हैं एक लेगेसी रही है कि कभी भी वहाँ लोकतंत्र नहीं रहा, और लोकतंत्र रहा तो नाम के लिए रहा, बल्कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वहाँ मिलिट्री का शासन था। और जियाउल हक, जिनको कि स्वयं कई जनरलों पर प्रमोट करके भुट्टो ने जो है जनरल बनाया था, उसी जियाउल हक ने इनको जो है गद्दी से उतारा ही नहीं, बल्कि जेल की सजा भी दी और दंग कोठरी में रखा। हुआ क्या कि 1977 में सरकार बदल गई। आपको पता होगा कि हमारे हम जो थे वो अमेरिका के खेमे में नहीं थे। और ये भी पढ़ा होगा, क्योंकि 2 जनरेशन नहीं जानती कि क्या हुआ था। अमेरिका ने वार के दौरान जब वो पूर्वी पाकिस्तान के लिए भारत अपने मुक्त वाहिनी के साथ लड़ रहा था, तो अपना 7वां बेड़ा तक भेज दिया था। लेकिन उसकी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ी कि सोवियत संघ भारत के साथ खुल के सामने आ गया था। और नतीजा ये हुआ कि 72 दिसंबर में बांग्लादेश आजाद हो गया। अब जब जियाउल हक ने तख्ता पलट दिया, तो इधर क्या हुआ कि भारत में भी सरकार बदल गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि जनता पार्टी या मोरारजी देसाई जो तत्कालीन प्रधानमंत्री बने, वो अमेरिका के मुखापेक्षी थे, लेकिन 2 राय नहीं कि वो दक्षिणपंथी थे। वो उन पर सोवियत संघ का प्रभाव बहुत कम था, और इसका फायदा जियाउल हक ने ये उठाया। उसने कहा कि ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, भुट्टो को गिरफ्तार किया है तो पड़ोसी को जरा शांत किया जाए। और उसके बाद एक डिप्लोमेसी शुरू हुई। 1961 या 62 में आखिरी बार पाकिस्तान भारत के दौरे पे आया था। वो सीरीज बुरी तरह से ड्रा हुई थी और क्रिकेट सीरीज का आरंभ हुआ। और वो क्रिकेट सीरीज दरअसल क्या थी, दैट वाज ए क्रिकेट डिप्लोमेसी। और वो आतंकवाद का जन्म होता है उसी 78 में, लोगों को पता नहीं है। और मैंने फिर कहा कि 2 प्रजन्म, 2 पीढ़ियों को ये जानकारी नहीं है कि आखिर शुरुआत हुई कहाँ से थी। जी हाँ, ये शुरुआत हुई थी पाकिस्तान के शातिर दिमाग जियाउल हक की ओर से। जियाउल हक ने किया क्या, पाकिस्तान पीसीबी को आगे किया और बीसीसीआई से एक करार किया कि रेसिप्रोकल बेसिस पे हम एक दूसरे के यहाँ हर साल 2 साल में अपनी क्रिकेट टीम भेजते रहेंगे। और विश्वास करो वैभव कि यही मामला शुरुआत हो गया। हुआ ये, और देखो एटीट्यूड क्या था उनका। उनको देखो ये बताने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान के बारे में आपको बहुत जानकारी है। वहां घूटी में भारत विरोध पिलाया जाता है और बहुत कुछ समझाया जाता है। ये मैंने अपने 3 दौरों में देखा है। 78 से लेके 85 के बीच मैंने जो 3 दौरे किए हैं, तीनों में पाकिस्तान को बदलते हुए देखा है। 78 में जब मैं गया था, तो मेहमान मेहमान मेहमान, एक बहुत माने चालाकी, धूर्तता। 82 में ठंडापन था, और 1985 में हालत ये थी कि बहुत लोगों को नहीं मालूम कि कम से कम 5 दिन तक पाकिस्तान में ब्लैकआउट रहा, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को सूचित किया कि भारत के जैगुआर अपने बेस पर नहीं है, और वो आपके क्वेटा स्थित जो परमाणु संयंत्र है उस पर विस्फोट कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। और पूरा पाकिस्तान हिल गया। जब मैं गया तब मुझे पता लगा कि कोई भी सहाफी, कोई भी हमसे मिलने जुलने वाले जो अक्सर आया करते थे, कोई नजर नहीं आ रहा था। एक रात को चुपचाप वो हमारा जो गेंदबाज था सरफराज नवाज, जिसको हम लोग मजाक में पाकिस्तान का राजनारायण कहते थे, जो चाहते थे उससे बुलवा लेते रहे नेताजी। वो आकर के उसने बताया कि भैया मैं पीपल्स पार्टी में ही हूँ, और पुलिस पड़ी हुई है पीछे हम लोगों के, और ये माजरा था। हुआ ये कि
5-6 दिन बाद फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को बताया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जैगुआर जो है वो प्रैक्टिस उड़ान पर थे और आपको कोई खतरा नहीं है। तब पाकिस्तान की जान में जान आई, लेकिन रिश्ते इतने ठंडे हो चुके थे कि जिसकी परिणति हमने देखी है 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। और शायद ये क्रिकेट इतिहास में पहला मौका है कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर अगर उसकी हत्या हुई हो या उसकी डेथ हुई हो तो पूरा का पूरा क्रिकेट दौरा रद्द कर दिया गया बीच में। खैर, ये तो अलग बात हुई। अब आपको मैं बताऊं कि ये मामला हुआ कैसे, ये आतंक हुआ कैसे। देखिए, उस समय तक आपको मालूम होगा कि 70 के दशक में कोई खालिस्तान नाम की चीज नहीं थी, किसी तरह का कोई आतंकवाद नहीं था, सब कुछ बड़ा शांति से चल रहा था। इसने जो है क्या किया कि रेसिप्रोकल बेसिस पर जो क्रिकेट सीरीज की बात की, तो वो क्रिकेट सीरीज जब पाकिस्तान में हुई और उसके बाद भारत ने हुई 1979-80 में, तो भारत को, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को जिस कदर वीजा दिए गए, जम के वीजा दिए गए, और मोस्टली वीजा ऐसे थे कि अमृतसर आप आइए, आपको वीजा दिया जाएगा। और एक बात आपको मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में देशों का वीजा नहीं मिलता, पर्टिकुलर शहर का मिलता है। जिस शहर में आपको जाना है वहां का वीजा मिलेगा और जाने के साथ ही आप वहां के एसपी कार्यालय में अपनी आमद दर्ज कराएंगे और वहां से रवाना होने के एक दिन पहले आप वहां दर्ज कराएंगे कि आप यहां से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस माध्यम से जा रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको देनी होगी। ये है ना मामला। तो क्या होता था कि अमृतसर से हमारे भारतीय क्रिकेट प्रेमी आते थे, खासतौर से लाहौर में, और वो शाम को वापस चले जाते थे, मेवा वगैरह लेके, वाटर कूलर 100 रुपए का मिलता था, उसको लेकर के वो चले जाते थे। लेकिन जब पाकिस्तानी टीम भारत आई तो 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी थी इमरान की अगुवाई में, तो आप ये समझिए कि हजारों लोगों को वीजा दिया गया। यहाँ पर देखिए, भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी पराजय हुई। पराजय इस मामले में हुई कि जिन हजारों पाकिस्तानियों को वीजा दिया गया, उनमें अधिकांश अधिकांश तो नहीं कह सकते, लेकिन सैकड़ों की तादाद में आईएसआई के एजेंट थे और वो वीजा लेके आए, लेकिन वो कभी वापस नहीं गए। और यहाँ शुरू होता है पंजाब में आतंकवाद। सिखों का भेष धारण करके यही पाकिस्तानी एजेंट गैर सिखों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून देते थे। वैभव, आप विश्वास कीजिए कि सिख धर्म जो है, सिख पंथ जो है, वो ऐसा पंथ है कि जहां हिंदू और गौ की रक्षा के लिए इस पंथ का जन्म होता है। और एक परिवार में एक सिख है तो एक मोना है, और सिख के लिए कहा जाता था कि हे बाबा जी, अगर हमको ये हो गया तो मैं आपको समर्पित करूंगी। तो एक सिख हो जाता था, एक मोना रहता था। ठीक है। और कभी देखिए, नाखून मान से अलग नहीं हो सकता, लेकिन जिस दुर्दांत तरीके से, जिस पैशाचिक तरीके से हिंदुओं की, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, नान सिखों की हत्याएं की जाने लगी, उससे पूरा देश हिल गया। लेकिन हिली नहीं सरकार। आप ये सोचिए, उधर होता क्या है कि 80 आते आते तक इंदिरा जी की चालाकी जो है, और वो बड़े गणित तरीके से संजीवा रेड्डी, जो कि 60 के लास्ट में कांग्रेस के वैध प्रत्याशी थे, घोषित प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ इंदिरा गांधी जाके वीवी गिरी को जो है वो चुनती है, और कांग्रेस का प्रत्याशी हार जाता है और वीवी गिरी राष्ट्रपति हो जाते हैं। उन्होंने क्या गंद फैलाई थी राष्ट्रपति भवन में, ये इतिहास का पता कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। खैर, हुआ क्या कि ये जो खेल हुआ, उसके बाद आप समझिए कि आतंकवाद का जन्म होता है, भिंडरावाला का अभ्युदय होता है। दो राय नहीं कि ये कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स का परिणाम था। भिंडरेवाला, दरबारा सिंह और ज्ञानी जैल सिंह के बीच जो चल रहा था संघर्ष, उसका जन्म जो है वो भिंडरावाला के रूप में होता है। और आप आश्चर्य कीजिएगा कि
भिंडरावाला पर ब्लू स्टार के पहले 15 दिन पहले राजीव गांधी का बयान आता है कि भिंडरावाला कोई आतंकवादी नहीं है, वो तो एक संत हैं। और उस संत के संग क्या हुआ, किस तरह से टैंक चढ़ाए गए और किस तरह से जो कि भी कुछ हुआ, एक बहुत लंबा इतिहास है और उसका खामियाजा इस देश को भुगतना भी पड़ा। लेकिन आतंकवाद फिर धीरे-धीरे अपने चरम पर पहुँच गया। 82 में स्थिति ये थी कि मैं एशियाड कवर करने गया जब, तो मुझे पाकिस्तान जाना था, तो मैं वीज़ा लेने के लिए जब पाकिस्तान एम्बेसी गया, तो वहाँ पाकिस्तानी हॉकी टीम बैठी हुई थी और वो एसांदा हॉकी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, वहाँ जाने वाली थी और भारतीय टीम भी जाने वाली थी। और वहाँ जब परिचय होने लगा कि साहब ये देखिए पद्मपति शर्मा है, ये पहले भी 78 में दौरा कर चुके हैं और ये फलानी महिला है। तो बोली नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सिखड़ी हूँ। इतना अलगाव पैदा हो चुका था, आप आश्चर्य कीजिएगा। और उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहा। 82-83 तक ये सिलसिला जारी रहा। 84 में ज़हीर अब्बास की टीम आती है, बहुत बुरी तरह से ड्रा होता है मुकाबला। लेकिन वहाँ पर जो है 84 में ही इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या की जाती है और कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर था आप सोच सकते हैं। लेकिन किसी ने जूं तक नहीं रेंगी और खास तौर से विपक्ष ने इस मुद्दे को कभी भी, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की। आप समझ रहे हैं? और उधर आतंकवाद बदस्तूर जारी रहा। मुझे याद है कि जब 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई, तो भारतीय क्रिकेट टीम सियालकोट में थी। वहाँ मैच चल रहा था वनडे, पुराना स्टेडियम था, उसका नवीनीकरण हो रहा था और सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे थे। राज भाई आज हमारी दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे मुझे पुत्र की तरह मानते थे। राज सिंह डूंगरपुर वो भारतीय टीम के मैनेजर थे। ड्रेसिंग रूम में मैं गया जब, तो उन्होंने कहा पदमपत आप इधर आइए और कहा कुछ मैं अब शकुन सुन रहा हूँ, जरा इसको कन्फर्म कीजिए। और कमेंट्री ऊपर हो रही होगी, जसदेव होगा वहाँ, आप वहाँ से पता कीजिए कि क्या स्थिति है। जब मैं ऊपर गया तो वो एक मचान थी। असल में हुआ क्या था कि सियालकोट और फैसलाबाद जहाँ पर कि दूसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ था, उसके बीच में दूरी इतनी ज़्यादा थी कि वो जो वैन थी, उस ज़माने में आपको याद होगा कि टेलीविज़न की पूरी जो है लेबोरेटरी एक वैन के रूप में होती थी और उसकी स्पीड 10-15 किलोमीटर 10-15-12 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। वो वैन सियालकोट पहुँच नहीं सकी थी, तो टीवी पर इसका प्रसारण नहीं हो रहा था। ये रेडियो पे चल रहा था। तो और नया स्टेडियम बन रहा था तो मचान बनी हुई थी, उस मचान पे जो है कमेंट्री हो रही थी। जसदेव कमेंट्री कर रहे थे हिंदी में, हमारे पूर्व परिचित थे। मैंने कहा जसदेव क्या हुआ? बोला पदम भाई देखिए म्यूजिक आ रहा है। हमने कहा क्या मतलब? बोला म्यूजिक आ रहा है, मैं लगातार फ़ोन मिला रहा हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। हमने कहा जसदेव तुम मिलाते रहो, तुम मिलाते रहो। और वो लगातार मिलाते रहे, लगातार अचानक एक बार टेलीफ़ोन उठा, वो मैं मिला रहा था और उसने कहा, इंदिरा गांधी को 22 गोली धसा दी गई है और फ़ोन काट दिया। सियालकोट की स्थिति ये थी कि वैभव वर्चुअली हम लोग नज़रबंद थे। 5 स्टार छोड़ दो, वहाँ 1 स्टार, 2 स्टार का होटल नहीं होता था। लेकिन हमारी मीडिया टीम जो 12-13 की थी, कोई इस समय टेलीविज़न ऐसे कुछ थे नहीं, ना इतने चैनल्स थे। केवल जो है हम लोग थे और दूरदर्शन के जो है 2-3 कमेंटेटर हुआ करते थे, बाकी प्रिंट मीडिया के लोग थे, हिंदी में मैं इकलौता था। तो हम लोगों को एक फ्रेंच एक्सपोर्टर के बंगले में ठहराया गया। वहाँ वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था ये खेल के सामान का। सियालकोट जानते ही हैं आप कि खेल के सामान के लिए जाना जाता था। तो वहाँ की क्राकरी, ये बाथरूम सब कुछ फ्रेंच आर्किटेक्ट था, पूरा का पूरा। और हम लोगों की खिदमत करने वाले 8 लोग थे और 8 में कोई भी 6 फुट से कम नहीं था और सब अवामी सूट पहने हुए। लेकिन हम पैरों की विवाही देखते थे तो क्या बढ़िया पैर थे।
तो हम लोग आपस में कहते थे कि देखो यार ये कुछ मामला गड़बड़ है। अचानक राजन बाला आज दुनिया में नहीं है, वो उस समय डेक्कन हेरल्ड के लिए कवर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, नहीं, इंडियन एक्सप्रेस के लिए, उन्होंने कहा कि भाई हमको सिगरेट पीनी है, हम जा रहे हैं बाहर। बोले नहीं नहीं, आप हम आपको ला देते हैं। और उन्होंने 20 पैकेट सिगरेट के ला दिए। मैंने कहा कि हमें पान खाना है। अरे बोले क्या जरूरत है जी, ला देते हैं। 100 पान आ गए लगे हुए। वहां पर एक पान जो हरा हरा गंदा सा होता था वो 10 रुपए का मिलता था। आप ये सोचिए क्या हालत थी। और खाना वाना जो भी चाहिए वो बन रहा है, सब हो रहा है। बल्कि हम लोग बेटर स्थिति में थे बजाय भारतीय क्रिकेट टीम के, जो एक दड़बे से टाइप में छोटे से होटल में ठहरी हुई थी वहां। अच्छा, जब ये बवाल हुआ तो हम लोग चले। चलने के बाद जसदेव को हमने कहा, जसदेव तू आ मेरे साथ आ जा। कमेंट्री तो बंद हो ही गई थी, म्यूजिक बज ही रहा था। तो जसदेव भी अपना माल असबाब ले करके, और लंच के बाद वो मैच धीरे से बताया नहीं गया। लंच के बाद भारत ने 180 या 182 कितना रन 40 ओवर में बनाए रहे, 3 विकेट थे। संदीप पाटिल और वेंकटकर ऐसे खेल रहे थे। वहां से हम लोग जब आते हैं लौट करके होटल में, तो देखते हैं सबके चेहरे पर हवाई उड़ी हुई है। फिर जब हम लोग, क्योंकि कोई खबर नहीं आ रही थी, देखिए ठीक करीब पाकिस्तानी समय के अनुसार 2 बजे बीबीसी पे ये खबर आती है कि ऐसे ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की हत्या कर दी गई। ये कंफर्म हो गया, लेकिन बीबीसी से कंफर्म हुआ, भारतीय रेडियो से नहीं। भारतीय रेडियो में तो केवल धुन बज रही थी। समझ में आ गया था कि समथिंग हैपेंड रॉन्ग। रॉन्ग क्या है, 22 गोली धस गई है तो बचने का सवाल ही नहीं था। अब आप सोचिए, हम लोग चले हैं वहां से। हम लोगों ने क्या किया था, एक 13 सीटर एक बहुत खूबसूरत जापान की जो गाड़ी थी वो हम लोगों ने हायर कर रखी थी। 100 रुपया रोज देना होता था हम लोगों को। और उस जमाने में आप समझिए कि 12 रुपये या 11 रुपये का 84 में डॉलर था, जो आज 86-87 का है। तो 100 रुपया बहुत था। तो हम लोग उस गाड़ी से चले, और चलने के बाद जब हम उसको, जसदेव को भी बैठा लिए, जब हम लोग लाहौर की सीमा पर पहुंचते हैं शाम को 6:05 पर, तो देवकी नंदन पांडे की भर्राई हुई आवाज आती है। और वो जो आई है वो हम लोग को पता लग चुका था पहले ही। और उसके बाद हम इंटरकॉन पहुंचते हैं, और इंटरकॉन में राज सिंह डूंगरपुर ये कहते हैं कि भाई ये दौरा अब रद्द कर दिया गया है। हमने कहा ये क्या है। और जिस इंटरकॉन में हम लोगों को 100% डिस्काउंट मिलता था, वहां कोई डिस्काउंट नहीं। कहा गया कि साहब खत्म हो गया, गए, वो गई। हम लोगों ने, जो पीसीबी के चेयरमैन थे, कोई एयर मार्शल टाइप के थे, याद नहीं है मुझे नाम, उनको हमने फोन लगाया और कहा कि महाराज ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने वहां फोन किया जनरल मैनेजर को, और उसने थोड़ा सा डिस्काउंट दिया। तो मैंने रात को भारतीय समयानुसार 8:30, अरे पाकिस्तान के समय 8:30 बजे अपने कमरे में राजीव गांधी का लाइव प्रसारण देखा। पाकिस्तान उसको रिले कर रहा था, और उसमें उसने कहा था कि जब बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती डोलती है, कांपती है। पाकिस्तान रेडियो ने बताया कि वहां भयंकर उपद्रव हो रहे हैं, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, लगता है कि बगावत हो गई है, और अब वहां लोकतंत्र खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं देखिए विषयांतर इसलिए कर रहा हूं, ये सारा खेल जो था ये रचा हुआ था जियाउल हक का। भारत में तब तक 4-5 दौरे हो चुके थे। आप समझिए कि हजारों की तादाद में, जो आप पूछते हैं ना कि स्लीपर सेल कौन, वो स्लीपर सेल जो थे वो ट्रेनिंग भी दे रहे थे। और जहां तहां आक्रमण शुरू हो गए, विस्फोट शुरू हो गए, सारा खेल शुरू हो गया। और आप समझिए कि वो फिर लौट करके पाकिस्तान नहीं गए, वो आज भी वहां पर हैं, भारत में है। मेरा कहने का मतलब ये है। और हमारी सरकार इतनी पंगु थी, खासतौर से जो इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए,
उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ, और नतीजा ये निकला वैभव कि आप समझिए कि मुझे कहने में भी बड़ा तकलीफ हो रही है। लगातार लगातार वो हमले करते रहे और हम बचाव करते रहे, और उसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम हुआ वो कश्मीर में हुआ। 89 में जो कुछ भी हुआ, 88-89 में, वो उसके पीछे भी भूमिका विशुद्ध रूप से जो है पाकिस्तान की थी, किसी और की नहीं थी। और वहां से बाकायदे आवाज आई, और भारत की क्या स्थिति थी मालूम है आपको? फौज तो वहां खड़ी थी, लेकिन फौज को एक गोली चलाने के लिए दिल्ली से परमिशन लेना पड़ता था। मुझे याद है कि उस ज़माने में जनरल वीके सिंह शायद ब्रिगेडियर रहे होंगे, और वो मोर्चे पर थे। तो एक चरवाहा था गडेरिया, वो रोज भीड़ लेके आता था, चट्टान पे बैठता था और लुंगी खोल के दिखाता था भारतीय सैनिकों को। भारतीय सैनिक मन मसोस के रह जाते थे कि ये हो क्या रहा है। जब वीके सिंह को पता लगा, उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, और उन्होंने बिना किसी परवाह के दोनों जान के बीच में गोली लगाई। उस चट्टान से जो है लड़ के गई और भागा वो, कि लौट करके कोई नहीं आया। मेरा कहने का मतलब ये है, ये हालात थे उस समय भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के नहीं, बल्कि भारतीय नेतृ वर्ग के। और आप देखिए उसके बाद लगातार, अच्छा लोग कहते हैं कि भारत ने पहल नहीं की। भारत ने हमेशा पहल की। भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हम जंग जीते, लेकिन हम टेबल पे हमेशा हारे। चाहे वो 48 रहा हो, चाहे वो 1971 रहा हो, या 1900 पहले 65 रहा हो। आप ये देखिए कि क्या स्थिति रही है। 48 में अगर एक दिन रुक गए होते जवाहरलाल जी, तो ये पीओके का पाप नहीं रहा होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल चले आकाशवाणी, जब तक पहुंचे तब तक जवाहरलाल जी घोषणा कर चुके थे युद्ध विराम की, और वो पाप आज भी हमको सालता है। मालूम नहीं कब वो भारत का हिस्सा बनेगा। थोड़ा सा बदलाव तो आया है, लेकिन ये 1965 में भी आपको, जब मैं पाकिस्तान गया, तो हमको वहां के सहाफी यानी मीडिया वाले कहते थे कि पदम जी, पंडित जी, अरे छोगिल नहर पार कर गए थे, लाहौर में घुसने को थे, अचानक रोक दिया गया उसको। और ताशकंद समझौता होता है, और किस तरह की रहस्यमय मौत होती है शास्त्री जी को ये भी बताने की जरूरत नहीं, और कौन सत्ता पे काबिज होती है इसको भी सारी दुनिया जानती है। ये ये जो स्लीपर सेल था, ये इतना बलशाली हो गया कि सन 2000 में आप आश्चर्य कीजिएगा कि उसने क्या नहीं किया। और आपको एक बात और बताऊं जो अभी तक किसी को नहीं मालूम। जो संसद पे हमला हुआ ना, संसद पे जो हमला हुआ, उसकी जो है भारतीय फौज मॉक ड्रिल करने वाली थी। संसद पर हमले की मॉक ड्रिल होने वाली थी। जनरल वीके सिंह की पुस्तक पढ़िएगा तो आपको पता लग जाएगा। और पाकिस्तान को यह खबर लग गई। अब हो सकता है कि भारत को पाकिस्तान के अटैक की खबर लगी और उसने मॉक ड्रिल की सोची हो, दोनों कुछ हो सकता है। लेकिन हुआ ये कि वो सचमुच में हमला होता है, सचमुच में हमला होता है। उसके बाद भी आपको मालूम है आगरा समिट होती है, सारी चीजें होती हैं, और वहां पर जो रोल था, खासतौर से उस चैनल का, मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि वो एनडीटीवी, उसने उसको सीधा प्रसारण कर दिया उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और वो समिट जो है, अटल जी तो चाहते थे, लेकिन ये आपके मुशर्रफ, उन्होंने जो है वो कोई न कोई, क्या वो जो राशिद है जो पाव आत पाव बम की बात करता है, वो उस समय उनका पीआरओ था। आप आश्चर्य कीजिएगा। और वो ऐसी भाषा बोलता था कि मुझे बड़ा गुस्सा आता था। आप समझ रहे हैं? और वो उसके बाद जो बम विस्फोटों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी चर्चा आप लोग अक्सर करते हैं, कल भी मैं सुन रहा था एक चैनल पे आपको, कि कहाँ पर वो विस्फोट नहीं हुए, कौन कर रहा था वो सारे के सारे पाकिस्तानी कर रहे। उन्होंने बाकायदे ट्रेंड किया। पुणे में बेकरी में मारा गया था, कहाँ नहीं हुआ? आपके जयपुर में हुआ, हैदराबाद में हुआ, अहमदाबाद अक्षरधाम में हुआ, बनारस हुआ, अयोध्या हुआ, कहाँ नहीं हुआ?
जहां मन आता था कहते थे और हम हैं करके रह जाते थे। देखिए जी मार रहे हैं, हम बताएंगे। क्या बताओगे, खाक। और 26/11 तो ये चरम परिणति थी। 26/11 के बाद भी क्या सिलसिला रुका क्या? भारत ने तो तत्काल जो है फिर पाकिस्तान को बुला लिया, फिर मैच हुए। ये हो क्या रहा था? कोई भी इस पर चर्चा नहीं करता। आज की जनरेशन को नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा था। और आपने तो पढ़ा ही होगा, ओबामा ने लिखा है स्वयं। उन्होंने जब पूछा तत्कालीन प्रधानमंत्री से, जो प्रधानमंत्री कम पैदल ज्यादा थे, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कि साहब आपने अटैक क्यों नहीं किया? तो इन्होंने कहा क्या करते, वो क्या बताएं आपको, वो भाजपा को इसका फायदा मिल जाता। आप देखिए, और कितनी बड़ी साजिश थी जिसकी चर्चा आप लोग कल कर रहे थे। कलावा पहन के सब आए थे और ये थोपना था। वो तो भगवान की बड़ी कृपा थी कि कसाब पकड़ा गया और उसकी आइडेंटिटी का पता लग गया और पाकिस्तानी मीडिया ने ही पता लगाया। आप ये देखिए, और नहीं तो ये पूरा का पूरा हिंदू आतंकवाद। जियो न्यूज जी वाले उसके गांव चले गए थे। जी, आप ये देखिए। और फिर आप देखिए कि ये एक पाप हुआ है क्या? आप यूएनओ क्या करने गए थे? और आपको मैं अब फिर बताता हूँ लौट के। हम लोग गए तो ये हुआ कि साहब, आपको 78 की बात बता रहा हूँ, आपको जो है वो देना पड़ेगा, एसपी को रिपोर्ट करना होगा। हम लोगों ने हल्ला मचाया, तो वहाँ पीआईबी जो थी, उनके सूचना विभाग के लोग, उन्होंने आके कहा वर्बली कि नहीं भाई, आप लोगों को ये छूट दी जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छा छूट दी जा रही है। जब हम लोग वापस जाने लगे तो उस ज़माने में बोइंग नहीं था, फॉकर फ्रेंडशिप चलता था 40 सीटर, ठीक है? तो लाहौर से जब बनारस जा रहे थे उसमें नवाब पटौदी थे, डिगी रत्नागर थे, खालिद अंसारी थे, मेहता के, एम.के. मेनन हिंदुस्तान टाइम्स के थे, तमाम लोग थे। और जो पाकिस्तान एयरलाइंस थी बहुत समृद्ध थी, दो राय नहीं। और उसमें ज़्यादातर जो है क्रिकेटर और हॉकी खिलाड़ी थे। वो हम लोगों के बड़े प्रशंसक हो गए थे। तो उन्होंने कहा जितना भी सामान ले जाना हो लाइए, सब हम लोग लोड कर देंगे। लोग भाई लोग कितना कुछ लेके गए, समझ रहे हैं? लेकिन जैसे ही हम इमिग्रेशन पर गए, तैसे ही निगाहें बदल गई और हम सबों को आश्चर्य करोगे आप कि हम लोगों को अंदर कर दिया गया। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लेकिन हुआ ये, सारी घड़ी-वड़ी सब उतर गई, फ्लाइट भी खत्म हो गई, रोक दी गई। और ये हुआ कि साहब आप लोगों ने तो स्टैंप ही नहीं लगवाया है, वो जो जिलों में जाना था। हम कहा भाई, बोला कहाँ रिटर्न ऑर्डर है, कुछ है क्या? तब एपीपी के स्पोर्ट्स एडिटर जैदी थे, वो मेरठ के थे, बड़े मस्त आदमी थे, हम लोग चचा कहते थे उनको। उन्होंने भारत या पाकिस्तान के सबसे पहले तेज गेंदबाज फजल महमूद, इसने डिस्ट्रॉय किया था 52-53 की सीरीज में लखनऊ में भारतीय टीम को। हालाँकि भारत जो है 2-1 से सीरीज जीता था, लेकिन वो लाहौर का टेस्ट मैच जो है, अरे लखनऊ में टेस्ट मैच हुआ था। आप देखिए क्या डिप्लोमेसी थी। वहाँ मुसलमान बाहुल है, वहाँ मैच कराओ। और वहाँ पर जो और वहाँ पर जो है तो फजल महमूद उस समय डीआईजी थे। उन्होंने फ़ोन किया और डाँटा कस के, सबकी खबर ले ली जाएगी। 1.5 घंटे के बाद हम लोग रिहा हुए। ये किसी अखबार में नहीं आया वैभव। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते थे कि हम केवल जर्नलिस्ट नहीं हैं। आज की जर्नलिज़्म नहीं है, वो उस ज़माने की जर्नलिज़्म थी कि हम लोग ये मान के चलते थे कि नहीं भाई, हम भारत के एम्बेसडर हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि दोनों के दौत्य संबंधों में भयानक गिरावट आ जाए। हम लोग खामोश रह गए, हम लोगों ने ये समाचार नहीं दिया। आगे भी बताऊँगा कि क्या-क्या खेल हुए थे, आप ये सोचिए। ख़ैर, फिर लौटते हैं, पहला टेस्ट मैच फैसलाबाद में होता है, 78 में, 14 या 15 अक्टूबर को। वैभव, आपको शायद नहीं मालूम कि उस ज़माने में हिंदी जर्नलिज़्म जो थी, वो बहुत पीछे थी, मध्यकालीन थी और आधुनिक युग में प्रवेश कर रही थी। और विदेश में लोग जाते थे
बड़े बड़े अखबारों के, चाहे हिंदुस्तान हो, नवभारत टाइम्स हो, आज हो, आज भी उस जमाने में आप समझ लीजिए कि दुनिया का जाना माना अखबार माना जाता था। ये सारे अखबार थे, सभी के यहाँ टेलेक्स था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि टेलेक्स का जो है ये एडिटोरियली समाचार भेजने में उपयोग हो सकता था। चूंकि मेरी जर्नलिज्म जो थी वो अंग्रेजी पढ़ के परवान चढ़ी थी, इसलिए हुआ क्या कि मुझे ये पता था, क्योंकि मैं पढ़ता था रात को कि भाई आज टेलेक्स में ये गड़बड़ी हुई, इसलिए जो है तो मैंने टेलेक्स को देखा, हमारे ऑफिस में लगा, मैं सुबह आज अखबार में था, मैंने देखा कि यार बिल्टी आ रही है, विज्ञापन आ रहे हैं अंग्रेजी में। हमने क्या किया कि जब हमको कहा गया कि साहब आपको जो है पाकिस्तान जाना है और आप सुनिए, देखिए आप मैच वैच हो जाए तो रात को 10 बजे खाना वाना खा के आराम से जो है वो खबर भेजिएगा टेलीग्राम के थ्रू, हम लोग दूसरे दिन उसको छापेंगे। तो मैं मनी मन हंसा, हमने कहा वाह यार। और हमने क्या किया था, 15 दिन से रोमन में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, जैसे मैं आज गया, ये पहले दिन जब मैं पहुंचा था। और एक बात और बताऊं आपको कि हिंदुस्तान में हिंदी पत्रकारिता में पहला शख्स है पद्मपति शर्मा, जिसने विदेश में न केवल क्रिकेट सीरीज कवर की बल्कि स्पॉन्टेनियस की। कहाँ तो ये कहा गया कि खाना वाना खा के रात 10 बजे जो है 11 बजे लिखिएगा, दूसरे दिन छापेंगे। और कहाँ मैंने 4:30 बजे शाम को 14 या 15 अक्टूबर 1978 था, और उस दिन हमने जो है वो रिपोर्ट फाइल की। और मेरी रिपोर्ट को पढ़ने वाले कौन थे मालूम है आपको? टाइगर पटौदी, के.एन. प्रभु, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो लिरिकल राइटिंग जिनकी होती थी, जिनको नेविल कार्डर्स कहा जाता था, एन.एस. रामास्वामी, इंडियन एक्सप्रेस के। और ये सब लोग अचंभित थे कि ये लड़का छोटा सा है, ये क्या गजब कर रहा है, क्या लिख रहा है। अपने मुंह से प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए बड़ी गर्व की अनुभूति थी। और जब वहां पहुंचा और मशीन बोली पद्मपति शर्मा फ्रॉम फैसलाबाद, स्पेशल करस्पॉन्डेंट पद्मपति शर्मा फैसलाबाद, तो जनरल मैनेजर दौड़ा हुआ सत्येंद्र कुमार गुप्त के कमरे में गया, बोला भैया जी, अरे 4:30 बजे पद्म की रिपोर्ट आ गई है। हाँ ऐसा? और उन्होंने तत्काल 100 रुपया निकाला। उस जमाने में ढाई रुपए का जो है देसी घी का लड्डू मिलता। पूरे आज अखबार को लड्डू बटा है। और सवेरे जो है समाचार जब लगा है, सारे एडिशन में समाचार गया, सारे एडिशन में। और सुबह जो समाचार लगा तो उसमें लिखा था विशेष टेलेक्स सेवा द्वारा। अरे विशेष टेलेक्स क्या गवर्नमेंट की थी भाई, विशेष टेलेक्स सेवा द्वारा। और वो जो है वो खबर हुई, आप समझिए कि तहलका मच गया। और हिंदी अखबारों में तो ये एक नया प्रयोग था कि क्या हो रहा है। अब मैं आता हूँ पहले टेस्ट मैच। देखिए क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम। एक मेरा इसमें सवाल है, क्योंकि वक्त काफी हो रहा है। तो इमरान खान को लेकर के, आपने इमरान खान को शुरुआत से, उसके शुरुआती दौर से देखा है, जो राइस था इमरान खान का, और फिर इमरान खान की हम अभी दुर्गति भी देख रहे हैं। और इमरान खान को हम देखते हैं कि वो हाथ में तस्वीर लेकर के और बड़े इस्लामी हो गए हैं और बड़े मजहबी हो गए हैं और दीन की बातें करते हैं, ठीक है, बिना कलमे की बात शुरुआत नहीं करते। तो अब बिना बिस्मिल्लाह बोले बात नहीं करेंगे। तो ये जो इमरान खान है, और जो इमरान खान आपने देखा था, वो इमरान खान एक इंसान के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे, वो क्या आदमी था वो? मैं आपको बताऊंगा, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। उस समय इमरान खान टीम के वाइस कैप्टन थे। कैप्टन जो थे वो हनीफ मोहम्मद, एक महान बैट्समैन हुए ओपनर पाकिस्तान के। उनके छोटे भाई मुश्ताक, वो ऑलराउंडर थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और बैट्समैन थे, वो कप्तान थे। तो पहला टेस्ट जब हुआ तो टॉस जीता पाकिस्तान और उसने बैटिंग ली। जब पहला ओवर वैभव हुआ तो पटौदी जो है हमारे बगल में बैठे थे। पहला ओवर देखने के बाद ही वाज फुल इन टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू देखे। मैंने कहा टाइगर आपकी आंखों में आंसू? बोला पदम विश्वास करो यार, हमको कोई कपिल देव नहीं मिला, हमें तो स्पिनर से काम चलाना, काश हमारे पास होता।
मैं देख करके आज बहुत गर्व का महसूस कर रहा हूँ। मैं आई एम फीलिंग प्राउड कि 3 स्लिप, 1 गली, 1 शॉर्ट लेग लगा है और कपिल की बॉल सनसनाती हुई जा रही है। और विश्वास करो दूसरे ओवर में कपिल के क्या हुआ कि हनीफ का तीसरा भाई सादिक मोहम्मद, ही वाज ओपनर और माजिद दूसरे ओपनर थे। एक गेंद कान के बगल में से सर्र से निकली और उसके बाद सादिक जो है दौड़े हुए गए पेविलियन में। तो ये हुआ कि यार वॉशरूम जाने की अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो टेस्ट मैच शुरू हुआ है, चौथा ओवर चल रहा है। ये क्या मज़ाक है, तीसरा ओवर चल रहा है, ये क्या मज़ाक है? लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक कंटोपा टाइप का इतना बड़ा हेलमेट, और आप विश्वास करेंगे इस सब कॉन्टिनेंट में हेलमेट का सबसे बड़ा प्रयोग उसी 78 की अक्टूबर की टेस्ट सीरीज में सादिक मोहम्मद ने किया। उसके पहले भारत में, पाकिस्तान में, दक्षिण एशिया में कहीं भी कोई हेलमेट नाम की चीज नहीं हुआ करती थी। और आप विश्वास कीजिए कि दूसरी ही गेंद टेम्पल पर टकराती है सादिक के। अगर सादिक ने हेलमेट न पहना होता तो शायद क्रिकेट इतिहास का सबसे खूनी वो टेस्ट मैच कहा जाता है, शायद जिंदे नहीं रहते, क्योंकि कनपटी पर लगने वाली गेंद जो होती है वो प्राण घातक होती है। लेकिन कपिल की उस गेंद ने जुल्म ढाया था। बस गनीमत थी ऊपर वाले की उनके लिए, सादिक के लिए, कि वो गेंद टकरा के रह गई और हेलमेट से ही टकराई। उसके बाद बहुत रनों का अंबार बनाया। मैं बता रहा हूं कि कितना भारत के प्रति उनको प्रेम था। टेस्ट मैच जब शुरू हुआ तो शायद मुट्ठी भर दर्शक रहे होंगे और भारत ने मार चर्चा कि साहब देखिए 17 साल बाद भारतीय टीम जा रही है पाकिस्तान, और वहां भी अखबारों में मार। लेकिन देखा 100-200 रहे होंगे मुश्किल से दर्शक। खैर तीसरे दिन गुंडप्पा विश्वनाथ ने जो है सेंचुरी मारी, और सेंचुरी जो है वो आप समझिए कि एक ऐसी चीज है जहां बल्लेबाज को सबसे पहले बधाई अपोजिट टीम के कप्तान से मिलती है। और चाहे किसी भी देश में हो, दर्शक ताली बजाते हैं, इसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन विश्वास करो वैभव, एक ताली नहीं बजी। और गुंडप्पा विश्वनाथ कलाई का जादूगर था वो आदमी। वो बेचारा बल्ला के पूरा घूम गया, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। तो हमारे बगल में डॉन के अली कबीर बैठे हुए थे, संपादक थे, आजमगढ़ के थे, मुहाजिर थे। उन्होंने दूसरे दिन लिखा, दिस वाज नॉट ए क्रिकेट, ये क्रिकेट नहीं था। खैर ये एटीट्यूड बता रहा हूं आपको, उनका ये एटीट्यूड था। लेकिन हमको तो आज बताते हैं कि जी पाकिस्तान जाते हैं, हमारे अभी भी बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो जाते हैं बताते हैं कि हमसे कोई पैसा नहीं लेता, हमारे तो इतना हमको प्यार मिलता है। कोई आप कहीं चले जाइए, आप बोल दीजिए मैं इंडियन हूं, तो वो अपने सिर आंखों पे बिठा लेते हैं, और खाना फ्री, कपड़े फ्री, सब कुछ फ्री। होटल वाले पैसा नहीं लेते, कोई पैसा ही नहीं लेता, वहां पे इतना प्यार अरे मिलता है। छोड़िए, हाँ ये जरूर है कि 1982-83 में जब बिशन बेदी स्कोर सेटल करने के लिए गवास्कर के साथ इंडिया टुडे की ओर से एज ए जर्नलिस्ट बन के जब आए, तो उनके संग उत्तर भारत के कुछ अंग्रेजी के पत्रकार थे, दोनों दुनिया में नहीं है तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 2 अंग्रेजी के बहुत बड़े अखबार थे, वो उनके संग लगते थे। और जहाँ भी वो शॉपिंग करते थे उनसे पैसे नहीं लेते थे, मेहमान मेहमान करके जो है, तो वो सब भी गठिया के ले आते थे शाम को, और बड़े खुश होके बताते थे, देखो आज हमने स्थिति करी, 1 पैसा नहीं लगा। बड़े मतलब क्या बोलेंगे, छोड़िए। तो ये था किस्सा। और उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ आपको, मुल्तान में एक मैच था 3 दिन का, वहाँ फिर नमूदार हुए जियाउल हक साहब। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि दमदमा ये था, एक चारदीवारी टाइप थी, बड़ी ऊंचाई पे थी, और नीचे जो है लाइट जल रही थी। लगता है चिनाब और झेलम ने जो है किनारा बदल दिया था और वहीं पर शहर बस गया था मुल्तान। मुल्तान दरअसल हजारों साल पुराना है, मूल स्थान इसका नाम है। और मैं बताऊंगा आगे, आप इसको बहुत मतलब बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि 82-83 में मैंने क्या देखा था वहाँ। उस समय तो क्योंकि 3 दिन का मैच था, हम लोग गए और वो एक मामूली प्रेसिडेंट एकादश या किसी संग मैच था, ड्रा हो गया, हम लोग लाहौर आ गए। लाहौर में खेला हुआ, लाहौर में खेला ये हुआ, आप देखिए मैं बार-बार एटीट्यूड बता रहा हूँ कि ये लोग किस तरह से माने
मुंह में राम तो नहीं कहना चाहिए, मुंह में दोस्ती और पीठ में छुरा भोंक रहे थे। अंपायरों की कृपा से ये लाहौर टेस्ट मैच जीत गए। दिवाली का दूसरा दिन था। हम लोग दुखी थे कि ये क्या हो रहा है? अच्छी खासी टीम थी और अचानक अंपायरों ने खेल कर दिया, गावस्कर और चेतन को आउट दे दिया, उसके बाद टीम बैठ गई और टीम हार गई। हम सोच रहे हैं तब तक पाकिस्तानी कप्तान मुश्ताक वो टेलीविज़न पे आते हैं पीटीवी और उसी से कवरेज हो रही थी। भारत में भी पीटीवी ही जा रहा था और बड़ा आगे था उस समय। ख़ैर ये सब मामले में इकॉनमी के मामले में बड़ा फ़ास्ट ग्रोइंग इकॉनमी थी। ऐसा नहीं था कि कोई वहाँ बहुत उद्योग धंधे यार थे, उनको पैसे खूब चपक के मिल रहे थे अमेरिका से ख़ास तौर से उसका मज़ा ले रहे थे। और 1 लाख रुपए में जो है रिकंडीशनिंग डस्टन वगैरह गाड़ियाँ मिलती थी, सुजुकी मिलती थी, तमाम थी। वो बोलते क्या हैं जानते हो? आज भी मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है, लगता है कि सामने आए तो उसको बस खत्म कर दूँ। उसने कहा कि दुनिया के तमाम मुसलमान भाइयों की दुआओं से हम भारत के खिलाफ ये जंग फतेह करने में कामयाब हो गए। अरे भाई, एक टेस्ट मैच जीते हो और इसको जंग की तरह से लिए हो। जब तक हम लोग हैरत में पड़े कि ये क्या हो रहा है, तब तक बैंड मास्टर आ गया टीवी पे और उसने कहा कि टेस्ट मैच जीतने की खुशी में कल पूरे पाकिस्तान में छुट्टी। आप सोचिए, उन्होंने उस टेस्ट मैच को ही जो हारे थे 48 में, 65 में, 71 में, उसको उन्होंने सोचा कि हमने स्कोर सेटल कर लिया, एक टेस्ट मैच में हरा दिया भारत को। आप ये सोचिए कि कहाँ से कहाँ स्थिति थी। अब आपने कहा इमरान के बारे में, चलिए अब मैं इमरान की ओर ले चलता हूँ। 82-83 में इमरान कैप्टन बने, लेकिन उसके पहले 1979-80 में पाकिस्तानी टीम आई तो उन्हीं की अगुवाई में आई इमरान खान की। गावस्कर ने स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कॉलम में लिखा कि पाकिस्तानी टीम इतनी बलशाली है कि वो रोड रोलर की तरह से भारतीय टीम को पीस के रख देगी। लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि भारत ने वो सीरीज 2-0 से जीत ली। वहाँ ये मामला मायने नहीं रखता कि वो जीत ली, मैं मायने क्या रखता ये बताना चाह रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो है अपने घर में साधु और घर के बाहर किस तरह शैतान होते थे। कलकत्ता में छुट्टी वाले दिन, उस ज़माने में टेस्ट मैच में रेस्ट डे होता था ना, तो कोलकाता में रेस्ट डे वाले दिन ड्रग पार्टी थी और कहाँ थी? मुनमुन सेन के यहाँ। तो वहाँ एक खिलाड़ी था यूनुस अहमद, जिसको बैन लगा हुआ था क्रिकेट पे। वो बैन खत्म हुआ तो करीब 32-33 वर्ष की उम्र में वापसी हुई, लेकिन बहुत सफल वापसी नहीं हुई और उसको कहा गया कि आप चलिए हमारे संग चलो। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा और नतीजा ये हुआ कि उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया और ये ड्रग पार्टी करने चले गए। ये लोग कौन-सा कुकर्म बाहर नहीं करते थे। और जहाँ तक इमरान खान का सवाल है, इमरान खान से बड़ा रसिया तो हमने अपने जीवन में किसी कप्तान को देखा ही नहीं। इयान बॉथम, विव रिचर्ड, ये सब बड़े विचित्र थे। लेकिन रसिया कहिए तो मैं 82-83 की बात बता रहा हूँ आपको। फैसलाबाद में टेस्ट मैच हुआ और पहाड़ का सा रन खड़ा कर लिया भारत के खिलाफ। भारत ने 300 सवा 300 बनाए थे, तो पाकिस्तान ने 450 के करीब बनाया। तो रेस्ट डे था, तो मैं रेस्ट डे पीस अच्छा उस समय क्या है, भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट टीम में बड़ा शीत युद्ध चल रहा था। तो मैं कर्टेनडाइज़र हो चाहे रेस्ट डे पीस लेना हो, हमको सब आगे करते रहे, जाओ भैया पदम लेके आओ। तो जब मैं गावस्कर के यहाँ लेने गया, मैंने कहा कि सनी ये बताओ यार कि तो बहुत क्या बोलते हैं कि रन बन गए हैं, कल तो डिक्लेयर हो जाएगा। बोला पंडित कोई डिक्लेयर नहीं होगा। हमको मतलब? बोला लंच के बाद इमरान लौट के आएगा, चला गया है लाहौर और लंच के बाद लौट के आएगा और पूरी टीम जब ऑल आउट हो जाएगी उसके बाद। हमने कहा मतलब क्या? बोला वो इस लायक नहीं रहेगा कि वो बॉलिंग कर सके। तो ये हो क्या रहा है? रेस्ट डे वाले दिन समझ में आता है कि साहब सवेरे अखबार निकलता है कि एक
व्यक्ति जानलेवा हमला कर रहा था इमरान खान के होटल के कमरे में और रोशनदान से वो गोली मारने की कोशिश कर रहा था, वो पकड़ा गया। उसका क्या हश्र हुआ आज तक हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन सच्चाई है कि ही वाज ए फोटोग्राफर, पापराजी फोटोग्राफर था। और ये भाई साहब अब एक एट ए टाइम देखिए कितने लोगों के साथ इनका चक्कर था। बबूशा को जानते हैं ना, जीनत अमान, उनका नाम बबूशा था। ये इनकी सबसे बड़ी फ्रेंड थी। सीता वाइट, जिससे कि इसको लड़की भी पैदा हुई और इसने पहले इनकार किया, जब डीएनए टेस्ट हुआ तो उसके बाद फिर वो मान लिया। कहाँ, शायद इंग्लैंड में ये है, कहाँ इन्हीं के पास है। और वो मुनमुन जेमाइमा से के साथ रहती है, उसकी जो सेकंड वाइफ थी उसके साथ। जी, वो जेमाइमा के साथ शायद जेमाइमा के साथ रहती है, कुछ ऐसे ही है। और वो सीता वाइट तो डेथ भी हो गई बेचारी की। तो सीता वाइट आई हुई थी और ये रंगरेलियाँ कर रहे थे और वही फ़ोटो खींचने के चक्कर में पकड़े गए। इन पर जो है माने कि हत्या की कोशिश का मुकदमा चल गया। कहते हैं ना, राजा नहीं राजा का प्रताप बोलता है। तो इमरान खान का प्रताप उस समय बोल रहा था। जो मन आए वो करते थे। गेंद के संग छिड़कानी तो ऐसे करते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। वो उसको रिवर्स स्विंग कैसे होगी, तो अंपायरों के पास गेंद होती थी, अंपायर खुद ही उनका काम कर देते थे। और भारत अच्छा खासा खेल रहा है। जहाँ ड्रिंक्स हुआ या टी हुआ, लंच हुआ, उसके बाद फिर हर गेंद स्विंग करने लगती थी। हम लोग कह लो भैया शुरू हो गया। ये सब खेले हुए हैं और भारत को 3-0 से हराया है।